NaCl पानी में घुल रहा है, तो इसका डिसीजन कैसे होगा, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, वो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। ये जो अपना मिथाइल ऑरेंज है वो 3.1 से कम पीएच के लिए रेड कलर का होता है, और 4.4 से अधिक पीएच का, 4.4 से अधिक कुछ भी हो, अम्लीय हो, क्षारीय हो, उदासीन हो, सबके लिए ये कौन सा कलर देगा, येलो कलर देगा। वीक एसिड और उसके सॉल्ट के बफर को क्या बोलते हैं बेटा, सर वीक एसिड और उसके सॉल्ट के बफर को हम बोलते हैं, कौन सा बफर बोलते हैं, एसिडिक बफर बोलते हैं। जो लवण है जब वो घुल जाता है तो जो इसकी इक्वेशन बनकर के तैयार होती है, उस इक्वेशन का जब अपन साम्यावस्था स्थिरांक लिखते हैं तो वो होता है Ks। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइट्रेशन को, है ना, उदासीनीकरण को हम लोग पढ़ रहे थे। उसका टाइट्रेशन का जो हिंदी है वो उदासीनीकरण रहेगा, तो हम टाइट्रेशन को स्टडी कर रहे थे। टाइट्रेशन अर्थात उदासीनीकरण के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें कर ली थी ऑलरेडी, बस आपको मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिन के बारे में कुछ बताना है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आती है। टाइट्रेशन का जो वेरी बेसिक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू, है ना, टाइट्रेशन का बिल्कुल जो बेसिक है वो क्लियर है। आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आप सभी बच्चों के साथ। वो एक्सपेरिमेंट ये है कि मैं अपनी तरफ से आपको सबको ये परमिशन दे रहा हूँ कि आप अपने माइक्स को ऑन कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आपको इस बात को मेक श्योर करना है कि अगर आपका माइक ऑन रहा तो यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको मैं अलाउ कर रहा हूँ कि आप सभी अपने माइक्स को ओपन कर सकते हो। जब आपको बहुत ज़रूरी फील होता है तो अपने माइक को ऑन करें, आपको जो भी कुछ कहने का मन है आप कह सकते हैं, उसके बाद अपने माइक को ऑफ कर दें। राइट, अननेसेसरी माइक को ऑन नहीं रखना है। कोई भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, हमारी एक दूसरे की जिम्मेदारी है कि हम उस डिस्टर्बेंस से बचें। राइट, तो आई एम जस्ट अलाउइंग यू टू डू दैट, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माइक आपका ज़बरदस्ती ऑन नहीं रहना चाहिए। जब आपको नीड होगा तब उसको आप अनम्यूट कीजिएगा, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार धीरज अनम्यूट करके देखना हो रहा है क्या, ऑप्शन आ रहा है क्या आपके वहाँ पे, माइक वाले बटन पे अनम्यूट करके देखो एक बार, केवल धीरज। वेरी गुड, बाकी सब बच्चे बंद कर दो। धीरज है ऑप्शन कर पा रहे, जहाँ माइक आता है उस, जहाँ माइक आता है वहाँ पे धीरज के अलावा सब बच्चे अपने माइक को बंद रखेंगे। शिवम आप ट्राई करो एक बार, माइक को ऑन करके ऑफ करके, अच्छा लाइब्रेरी में हो, ठीक है। शिवम आप ट्राई करो, माइक को ऑन करो और फिर ऑफ करके देखो। ठीक है, चलो, बिल्कुल हो गया। अब बोल के देखो कुछ, वेरी गुड। अब म्यूट कर लो वापस से खुद को, बढ़िया। तो ऐसे हमको क्लास का अनुशासन बनाए रखना है। इस अनुशासन को भंग करने वाले व्यक्ति को तुरंत क्लास से निकाल दिया जाएगा। ये हुआ दूसरा स्टेटमेंट। तो पहला बड़े प्यार से और दूसरा थोड़ा सख्ती से। चलिए शुरू करते हैं। टाइट्रेशन में हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो दो प्रकार के हैं, फिनोल्फिन और मिथाइल ऑरेंज। तो थोड़ा फिनोल्फिन के बारे में समझते हैं, लिखें HPH। ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, केवल मोटी मोटी बात बताऊंगा मैं आपको। आपको HPH का कलर पता होना चाहिए। अगर आपका फिनोल्फिन क्षारीय माध्यम में होगा तो पिंक कलर का होता है, यह है क्षारीय माध्यम में, यह क्षारीय माध्यम में पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो इसका कलर पिंक रहेगा। अम्लीय माध्यम में इसका कोई रंग नहीं होता, तो अम्लीय माध्यम में ये रंगहीन होता है। अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में यह रंगहीन होता है। चलिए नोट कर लीजिए। कलर्स 100% याद रखने हैं। जेई और नीट को दोनों को बहुत पसंद है यहाँ से सवाल बनाना। मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ से सवाल बनता है। वो हमेशा इस बात पे सवाल बनाते हैं कि कब कौन सा कलर आएगा, कब कौन सा कलर आएगा। पर आपको एक बात का पता होना चाहिए कि फिनोल्फिन जो है ना वो 8 और 10 पे रिस्पॉन्ड करता है, 8 पर और 10 पर रिस्पॉन्ड करता है। 8 और 10 पर रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है, 8 से 10 के बीच में। आगे सी भी, क्या बात है प्रियांशु, वेरी गुड। अब सवाल करना शुरू कर देना आज से, है ना, गुड। तो 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 के बीच में बेटा जो विंडो है वहीं पे ये एक्ट करेगा। अब बताता हूं कैसे।
इस बीच में अगर कुछ भी आया, कोई भी विलियन इसके बीच का है, तो फिनोल्फिन उसको जज नहीं कर सकता। अगर कोई भी विलियन इस 8 से 10 के बीच का है तो फिनोल्फिन इसको जज नहीं कर सकता। 8 से कम अगर किसी का पीएच है तो कौन सा माध्यम होगा? अम्लीय, तो आपका फिनोल्फिन रंगहीन रहेगा। और किसी का पीएच अगर 10 से ज्यादा है तो आपका पिंक रहेगा। ऐसा 8 से 10 के बीच में ये जज नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लीजिए। मैं एक और डिस्टर्बेंस है उसको बंद कर दूं। चलिए, नाउ एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट नोट इट डाउन। और नोट करने का मतलब ये होता है दिमाग में भी इस बात को छाप लें, क्योंकि अब उतना समय नहीं है कि आपको रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिले, तो जस्ट आप ऐसा कर सकते हैं। एक बच्चा बोल रहा है, कुणाल सर मैंने पीछे की 2 क्लासेस नहीं ली हैं, तो क्या मुझे आज की क्लास समझ में आएगी? तो मेरा आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। तो पहले पीछे की 2 क्लासेस लीजिएगा, उसके बाद ही समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बढ़िया। चलो अब हेडिंग लगाओ, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज के लिए क्या बात याद रखनी होती है बेटा? मिथाइल ऑरेंज का ऑपरेशन याद रखना होता है। ये 3.1 से 4.4 के बीच में काम नहीं करता। इसका जो रेंज है 3.1 से 4.4 के बीच में ये काम नहीं करता। ये 3.1 के पहले अगर किसी का पीएच है तो कलर दे सकता है, और 4.4 से ज़्यादा पीएच है तो कलर दे सकता है। 3.1 से 4.4 के बीच में अगर किसी का पीएच है तो ये काम नहीं करेगा। अब दिमाग में अगला सवाल ये आता है कि सर कलर्स कौन कौन से देगा? तो अगेन यू हैव टू रिमेंबर 3.1 से कम अगर किसी का पीएच है और उसमें आप मिथाइल ऑरेंज को ऐड करेंगे तो वो देगा रेड कलर। और अगर किसी का पीएच 4.4 से ज़्यादा है और अगर आपने ऐड किया मिथाइल ऑरेंज को तो वो कलर देगा येलो। एग्जाम में सवाल कलर बेस पर ज़्यादा आते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दैट्स इट, जस्ट नोट इट डाउन। आज आपके पास परमिशन है कि आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ भी बोल सकते हैं, बट उससे पहले आपको जब मैं बोलूं तभी, ऐसे रैंडम नहीं। ठीक है, रैंडम कोई नहीं बोलेगा। हाँ प्रियांशु, अनम्यूट करो, कुछ डाउट है तो पूछो। सर स्टार्टिंग का थोड़ा रिपीट कर दीजिए, मैं लेट हो गया था। तो एक काम करना, वीडियो अपलोड होने के बाद में एक बार देख लेना। वैसे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं फटाफट से एक बार आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। फिर भी अगर थोड़ा कम समझ में आता है तो एक बार वापस देख लेना। कल आपको याद है अपन टाइट्रेशन की बात कर रहे थे, तो टाइट्रेशन के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिन को यूज़ किया जा सकता है। कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, कैसे वो इंडिकेट करेगा ये भी मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। आज सीखने लायक बात यह है बेटा कि फिनोल्फिन जो है ना अपना, वो क्षारीय माध्यम में पिंक कलर का होता है, अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। ये जो अपना मिथाइल ऑरेंज है वो 3.1 से कम पीएच के लिए रेड कलर का होता है, और 4.4 से अधिक पीएच का, 4.4 से अधिक कुछ भी हो, अम्लीय हो, क्षारीय हो, उदासीन हो, सबके लिए ये कौन सा कलर देगा? येलो कलर देगा, राइट। और 8 से लेकर 10 के बीच में ये इंडिकेट नहीं करता है, 3.1 से 4.4 के बीच में ये इंडिकेट नहीं करता है। दैट्स इट, इतना ही अपन ने अभी तक पढ़ा है। चलो अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं करने के लिए, उस सवाल को ट्राई कीजिएगा। सवाल लिखेंगे, यदि 100 ml 0.1 मोलर NaOH को 100 ml 0.1 मोलर NaOH को 100 ml 0.5 मोलर CH3COH में मिलाया जाता है,
तो सभी बच्चे म्यूट कर लें, जिनका भी माइक अनम्यूट है म्यूट करें फटाफट। तो सभी बच्चे जिसका भी माइक म्यूट नहीं है म्यूट करो एक बार। कर लिया सबने म्यूट? ओके। अननेसेसरी आपको अनम्यूट नहीं रखना है खुद को, है ना, उससे क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। हम एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि आप सबके माइक ऑन रहें। अगर पहले ही दिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा तो फिर आपको वही हाथी को छोटी सी रस्सी से बांध के रखना पड़ेगा ज़बरदस्ती, है ना। तो 100 ml 0.1 मोलर NaOH को 100 ml 0.5 ml में मिलाया जाता है तो pH ज्ञात करें। तो विलियन का pH ज्ञात करें। तो विलियन का pH ज्ञात करें। ओके बेटा, लेट्स डू इट। आराम से पढ़ें, सॉल्व करने की कोशिश करें, दिमाग लगाएं, दिमाग लगाने का सवाल है। जिससे बन जाता है, अनम्यूट करेंगे खुद को और मुझे बताएंगे कि क्या किया आपने उसके अंदर, है ना। अजय ट्राई करना है, सोचो अपने लास्ट क्लास में सवाल किए थे बिल्कुल वैसा ही है बेटा, जस्ट गिव इट अ ट्राई। ओके चलो मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग देखना आराम से कैसे किया। आपकी अप्रोच आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आपकी अप्रोच सही थी, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे थे, वैसे किसी बच्चे से कुछ हुआ है तो एक बार हाथ ऊपर करके बता सकते हो मुझे, मतलब अनम्यूट करके खुद को। मयंक क्या किया है इस सवाल में अपन ने, अनम्यूट करके बताएंगे। अजय, अदिति, ओके, आकाश, अदिति आप अनम्यूट करो एक बार। क्या किया आपने, क्या सोचा आपने इसमें? सर पहले तो NaOH जब CH3COOH से रिएक्शन करेगा तो बनेगी NaCH3 NaCH3 प्लस NaCH3 या CH3 CH3COONA? हाँ ये बनेगी। हाँ और फिर जो इसके मोल है 0.1 मोल है हाँ इसके NaOH के, हाँ और इसके 0.5 मोल है, तो ये लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा CH3COOH। वेरी गुड। उसके बाद और फिर 0.5 में से जो NaOH के मोल हैं 0.1 माइनस की 0.5 हो जाएगा। नहीं, गलत कर दिया आपने। ये मोलरता है, मोलरता को आयतन से गुणा करेंगे तो मोल आएंगे बेटा। ये एक छोटी सी गलती आपने करी, बाकी आपका अप्रोच बिल्कुल सही है। चलो वेरी गुड, खुद को म्यूट कर लो, मैं कराता हूँ सवाल। वेरी गुड, मतलब अगर आपने इतना सोच लिया था, जितने बच्चों ने इतना सोच लिया था, हो गया सवाल आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो CH3COH अपने पास था, वेरी गुड यार, मतलब मेहनत रंग ला रही है तुम्हारी, मेरी नहीं। मेरी मेहनत तो पता नहीं कब रंग लाएगी, छोड़ो उसको। तो CH3COH क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन तो होगा ही होगा, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो CH3COONA प्लस में H2O ऐसे बाहर निकल जाएगा। चलिए अब हम स्टाइशियोमेट्री के बारे में सोचते हैं कि कैसे कहाँ पे कैसे रिएक्शन हो रही है। चलो दिमाग लगाते हैं। मोलरता इंटू आयतन मोल होता है, तो 0.1 मोलर को अगर 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मिली मोल। ये मोल नहीं होगा, मिली मोल होगा। मिली कब आता है, जब ml में दे रखा हो, और अगर ml में नहीं है, लीटर में है, तो मोल आ जाता है, ठीक है। ओके बेटा, इधर देखो, इसके मोल कितने हैं, 100 इंटू 0.5, बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 इंटू 0.5, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। इसका 10 मिली मोल है और इसके 50 मिली मोल है। अब ठीक है, डन, यहाँ तक ठीक है। चलिए अब हम स्टाइशियोमेट्री से एक बात समझ सकते हैं कि अगर इसका 1 मोल अपन को ख़त्म करवाना है तो इसका 1 मोल चाहिए,
मतलब दोनों बराबर मात्रा में होंगे तो पूरी तरह से रिएक्शन हो सकती है, परंतु हमें समझ में आ रहा है कि NaOH की मात्रा कम है, NaOH केवल 10 मिलीमोल है, तो NaOH इस रिएक्शन में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। शुभम माइक को म्यूट कर लो अपने। NaOH पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, परंतु आपका CH3COH बच जाएगा, क्योंकि अगर CH3COH को पूरी तरह से खत्म करना है तो NaOH कितना होना चाहिए था, 50 होना चाहिए था, पर NaOH कितना है, 10। तो वो इसमें से इससे पूरी रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, NaOH है। तो NaOH कितना हो जाएगा, थोड़ी देर में 0 हो जाएगा। CH3COH कितना हो जाएगा, 40 में से अगर ये 10 खत्म होगा तो ये भी 10 खत्म होगा, तो ये हो जाएगा 40 मिलीमोल। अगर ये 10 खत्म हुआ है, मतलब ऐसे लिख दूं 50 माइनस 10, अगर ये 10 खत्म हुआ है तो ये 10 बनेगा, ये भी 10 बनेगा, तो ये 10 मिलीमोल बन जाएगा। बस हमको यही तो चाहिए होता है। ये बफर बना क्या, हाँ बफर तो बना। क्या, क्यों बना बफर, क्योंकि इसमें अब दो ही चीज़ें बची हैं, एक तो CH3COOH प्लस बेटा इसमें क्या बचा है, CH3COONA। ये कौन सा बफर बना है, वीक एसिड और उसके सॉल्ट के बफर को क्या बोलते हैं बेटा, सर वीक एसिड और उसके सॉल्ट के बफर को हम बोलते हैं, कौन सा बफर बोलते हैं, एसिडिक बफर बोलते हैं। अनम्यूट करके बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बस मन में बोल लो, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ जाऊंगा, चिंता मत करो। तो एसिडिक बफर, ये बन गया आपका एसिडिक बफर। ओके वेरी गुड। तो एसिडिक बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या मेरे बच्चे जानते हैं, तुरंत कॉपी के अंदर लिखेंगे। इसमें भी अगर मेरी ज़रूरत पड़ रही है तो फिर बहुत बहुत बुरी बात है, बहुत ज़्यादा बुरी बात है। पढ़नी चाहिए मेरी ज़रूरत इसके अंदर, नहीं पढ़नी चाहिए ना। सिंपल है, pKa प्लस लॉग S अपॉन ए क्या होता है, सॉल्ट अपॉन एसिड। इस सवाल में आपको Ka देना चाहिए था उसको, तो मैं Ka यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको। Ka था 4 × 10⁻⁵। जो बच्चे Ka के कारण नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं, आपका कंसेप्ट एकदम सही था। बस अब तो हो जाएगा सवाल। pKa कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस लॉग 4, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस लॉग S अपॉन A, सॉल्ट का है 10, इसका है 40। अपन मोल ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, जो रेशियो, जो अनुपात आपका आयतन उसका होता है, सांद्रता का होता है, वही अनुपात मोल का होता है बेटा, तो यस हम ले सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है बस आपको, कर लेंगे सॉल्व। चलो ठीक है, मिलके सॉल्व करते हैं। विवेक अपना माइक अनम्यूट करो, सॉल्व करवाओ चलो। 5 माइनस लॉग 4 की वैल्यू बोलो। 5 माइनस 0.6 प्लस प्लस माइनस का लॉग 4, हाँ सही है, 10 हो जाएगा, माइनस का लॉग 4, लॉग 4 की वैल्यू बोलो। 0.6 माइनस की फाइनल आंसर बोलो। 3.8। बस म्यूट कर लो खुद को, हो गया सवाल। तो ये सवाल अब जेई में आएगा तो कर लेंगे हम, रेज योर हैंड्स, कर लोगे, वेरी गुड। अब अगर ये सवाल जेई में मिल जाए तो घबराने का नहीं, सवाल को सॉल्व करके आने का बढ़िया से। चलिए अब इस चैप्टर का अंत करने का समय आ गया है। अब हम इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर आप जेई मेन का कोई भी सवाल उठा के देख सकते हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो, ठीक है, दैट्स इट। हेडिंग लगाएं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी S and solubility product KSP। विलायकन एवं विलायकन गुणांक, विलायकन हो गया S एवं
विलायकन गुणांक। KSP। बच्चों, क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है क्या कि हर कोई सॉल्ट पानी में नहीं घुलता? सर हमने तो जीवन में एक ही सॉल्ट देखा है, नॉर्मल सॉल्ट, नमक, पानी में घुल जाता है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेबोरेटरी में कभी गए हो? आशा बैच के टाइम पे गए थे, लास्ट ईयर गए थे, नहीं गए तो कोई बात नहीं। पीपीटी का नाम सुना है, प्रेसिपिटेट, अवशेप। तो अवशेप क्या होता है? अवशेप भी एक सॉल्ट है, जैसे AgCl। AgCl को पानी में घोलेंगे तो नहीं घुलता वो, तो AgCl पानी में नहीं घुल रहा, NaCl पानी में घुल रहा है। तो इसका डिसीजन कैसे होगा, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, वो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। विलायकन का मतलब होता है घुलना, तो जिसका विलायकन ज़्यादा वो ज़्यादा घुलेगा, जिसका विलायकन कम वो कम घुलेगा। और KSP है जब विलयन के अंदर आपका जो लवण है, लवण ही घुलता है बेसिकली, जो लवण है जब वो घुल जाता है तो जो इसकी इक्वेशन बनकर के तैयार होती है, उस इक्वेशन का जब अपन साम्यावस्था स्थिरांक लिखते हैं तो वो होता है KSP। जैसे विनीत, अम्ल ने अपनी हरकत करी, H+ दिया, अम्ल की रिएक्शन बनी, उस रिएक्शन का आपने जब K लिखा तो उसको आपने क्या नाम दिया? Ka। जब क्षार ने अपनी अभिक्रिया करी, उसने जो रिएक्शन बनी उसका जो आपने K लिखा उसको आपने नाम दिया Kb। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो सॉल्ट है, जब वो अपना एक्शन दिखाएगा, जब वो पानी में घुलेगा, किसी विलायक में घुलेगा, तो जो उसकी इक्वेशन बनकर के तैयार होगी, उस इक्वेशन के लिए जब अपन K लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? KSP कहलाएगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, डिस्कस करते हैं, जस्ट पुट ऑन द हेडिंग। और सॉल्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉल्युबल सॉल्ट, एक होता है घुलनशील लवण, और एक होता है बहुत कम घुलने वाला सॉल्ट, है ना, कम घुलनशील लवण। कम या बिल्कुल नगण्य मान सकते हो आप, कम घुलनशील लवण। अब मैं बस आपको डायरेक्ट एक डेटा है वो बता सकता हूं कि अगर किसी का विलायकन 10⁻² मोलैरिटी से ज्यादा हो तो हम बोलते हैं कि वो घुलनशील लवण है। मतलब आपने पानी में डाला, पानी में घुलने के बाद उसके जो मोल है, जो उस पानी के अंदर उपस्थित है, उस विलयन में उपस्थित है, उससे आपने मोलरता की गणना करी। जब आपने मोलरता की गणना करी तो उसकी वैल्यू आई 10⁻² m। अगर 10⁻² m से ज़्यादा आती है या उसके बराबर आती है तब हम कहते हैं कि हमारा लवण जो है वो पानी में घुलेगा। जैसे NaCl है तो NaCl के लिए जो वैल्यू आएगी वो 10⁻² से ज़्यादा आएगी। 10⁻² से ज़्यादा आने का मतलब क्या है? 10⁻1 आ सकती है, 10 आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ, जितने भी आप चाहो। जैसे आपका NaCl इसका एक एग्जांपल है, BaCl2 इसका एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो घुलते रहते हैं पानी के अंदर। आपसे नाम नहीं पूछेगा, वैसे तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल देगा, न्यूमेरिकल में आप कैलकुलेट करके सॉल्व करके पता लगाओगे घुलेगा कि नहीं घुलेगा। बढ़िया। जो कम घुलते हैं उनके लिए वैल्यू क्या होता होगा, खुद सोचो, 10⁻² से छोटी होती होगी। इसके एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो मैं किसका नाम लिखने वाला हूँ? AgCl का नाम लिखने वाला हूँ। दैट्स इट, ये वाली कहानी है। Ag की पूरी फैमिली ही बदनाम है, मैं आपको हकीकत बताऊँ, Ag की पूरी फैमिली बदनाम है। जैसे AgBr ले लो, AgI ले लो, कोई नहीं घुलता, सब PPT बनाते हैं। AgBr नहीं घुलता, AgI नहीं घुलता, कुछ भी नहीं घुलते इनमें से, ये सब ऐसे ही गंदे लोग। जस्ट नोट इट डाउन। बेरियम का एक सॉल्ट घुलता है, बेरियम का एक सॉल्ट नहीं घुलता है। एग्जांपल दें, ये सॉल्ट बेरियम का घुलता है, BaSO4 नहीं घुलता है, ये PPT की तरह रहता है। ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल दिमाग में रख सकते हो। मैं आपके लिए केवल अपॉर्चुनिटी ओपन कर सकता हूँ। आपको जब भी घुलनशील सॉल्ट मिले यहाँ लिख लेना, जब भी आपको अघुलनशील सॉल्ट मिले क्वेश्चन करते वक्त यहाँ लिख लेना, तो आपका कलेक्शन अच्छा हो जाएगा और एग्जाम में जाने से पहले इसको आप रिवाइज करके आ जाना। मेरे को जितनी चीज़ें याद आएंगी मैं लिखता चलूँगा। जैसे आप अगर मान लो कैल्शियम का कोई सॉल्ट लिखना चाहते हो, आप कैल्शियम कार्बोनेट लिख सकते हो। लेड का कोई सॉल्ट लिखना है, PbI2 लिख सकते हो। ये सब घुलते ही नहीं है पानी के अंदर ठीक से, इनका PPT जो है वो बनता है, मतलब घुलते नहीं है ये प्रॉपरली। अच्छा,
एक काम करते हैं, जैसे एक सॉल्ट है मान लो, इसको घोला गया और ये घुल करके आयनों में टूट गया। घुलने का मतलब यही तो होता है, आयनों में टूट गया। ठीक है, इसके लिए आप के कैसे लिखोगे? तो इसके लिए आप के लिखोगे ए प्लस की सांद्रता एक्वस में, बी माइनस की सांद्रता एक्वस में, ऐसे लिखोगे। अच्छा, ये जो लिखा है ये आपने एक सॉल्ट के लिए लिखा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ऐसे है ना, ऐसा हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, ये मैं बता था स्टार्टिंग में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है ना, ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता, ये तापमान पर निर्भर करता है। यह सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यह तापमान पर निर्भर करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सांद्रता बढ़ाएं तो ज़्यादा घुल जाएगा, नहीं घुलना तो नहीं घुलना, उसको तापमान बढ़ाने पे फिर भी घुल सकता है। आपको पता है ना, कुछ पीपीटी बन जाती है, फिर अपन उस पीपीटी को गर्म करते हैं तो घुल जाती है, ऐसा होता है लैब के अंदर। कोई बात नहीं, मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ कि आप अच्छे कॉलेज में जाएं सभी लोग, और आपको लैब देखने का मौका मिले और लैब में पीपीटी बनाने का मौका मिले। अच्छा, एक छोटी सी चीज, NaCl, इसमें कितना प्लस कितना माइनस? सर इसके अंदर एक प्लस है एक माइनस है, तो इसको 1:1 सॉल्ट कहते हैं, 1:1 लवण कहते हैं। ठीक है, BaCl2, सर इसमें एक पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, तो इसको 1:2 लवण कहते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगा, तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई AB3 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये 1:3 लवण हो गया। तो लैंग्वेज में अगर वो बोलता है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो कहना क्या चाहता है। जस्ट नोट इट डाउन। अब कुछ करने की कोशिश करते हैं अपन। हेडिंग लगाएं, शुद्ध जल में सॉल्युबिलिटी, शुद्ध जल में सॉल्युबिलिटी। जैसे मान लो AgCl है, अपन ने इसको घोलने की कोशिश करी और ये Ag प्लस Cl माइनस में थोड़ा बहुत घुला। अब कितना घुला मुझे नहीं पता, बट थोड़ा बहुत घुला, मान लेते हैं थोड़ा बहुत घुला, है ना। आप ऐसे देखो, अगर ये इसकी विलेयता S है तो इसकी विलेयता भी तो ऐसी होगी। ये कुछ नहीं है, रस समीकरण मिति है। अगर ये x मोल निकल करके गया पानी में तो ये भी तो x ही जाएगा। ठीक है, तो यहां से KSP कैसे लिखोगे? KSP होगा Ag प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस। एक और बात बेटा, क्या सॉलिड को काउंट करना है? नहीं, सॉलिड को कभी भी काउंट नहीं करते हैं। अजय नींद पूरी नहीं ली थी क्या बेटा रात को? लेट सोए थे क्या? ओके, ऐसा लग रहा है, थोड़ा पानी पी लो, कोई बात नहीं। तो KSP बराबर हो गया S², तो यहां से S कितना आ रहा है? √KSP। तो ये है सॉल्युबिलिटी, विलायकता, और ये है विलायकन स्थिरांक। विलायकता भी बोल सकते हैं इसको ना, विलायकन या विलायकता भी बोल सकते हैं, विलायकता या विलायकन भी बोल सकते हैं। यह है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट।
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। गॉट इट। चलो अब PbI2 के लिए लिख करके देखते हैं। सॉलिड है, इस संडे आप लोग क्या कर रहे हो? क्या करेंगे सर? प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। तो संडे को अपन थोड़ा ज़्यादा समय बिताएंगे साथ में, ठीक है? मॉर्निंग में लगभग 2-2.5 घंटे, शाम को लगभग 2-2.5 घंटे। तो संडे आपकी मेरे साथ बीतेगी लगभग 5 घंटे, ठीक है? चलेगा? ओके, अच्छा रिचार्ज करके रख लेना, टॉपअप बढ़िया से करा के रख लेना। संडे परसों ही है, हम 2 चैप्टर करेंगे अच्छे अच्छे, क्योंकि ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। कल हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, और फिजिक्स में भी साथ में, केमिस्ट्री में भी, ठीक है? संडे को अपन 2 क्लासें रखेंगे। कौन सा वो वक्त बताएगा। चलो, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे चैप्टर जो मैं आपको 1.5-2 महीने से बोल रहा हूँ, जैसे कि रेडॉक्स हो गया, जैसे कि और भी चैप्टर्स हैं, वो अवेलेबल हैं, उनको पढ़ के ख़त्म कर देना, क्योंकि उनमें से सवाल जो बनेंगे वो नहीं जाएंगे हमारी थ्योरी से बाहर। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना जल्दी से जल्दी उसको। कर लिए हैं प्रियांशु? वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं। इसके लिए कैसे लिखोगे? इस एस का मतलब सॉलिड है और इसका मतलब विलायकता है, समझना आप। अच्छा चलो ये बताओ, अगर इसकी विलायकता एस है तो इसकी कितनी होगी? म्यूट कर लो बेटा खुद को, अनुज म्यूट करेंगे। इसलिए डिस्टरबेंस के कारण ही अनुज गुप्ता। चलो बेटा आप 10 मिनट वेटिंग रूम में बैठो, है ना? चलो, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट एक्शन। अब आप 10 मिनट वेटिंग रूम में बैठो। चलिए, तो अगर इसका अपन देखें तो इसका अगर विलायकता S है तो इसकी विलायकता कितनी होगी? कैन यू टेल मी? 2s। वेरी गुड। कैसे लिखेंगे KSP? KSP कैसे लिखोगे? लिख के देखो, लिख के देखो KSP कैसे लिख पा रहे हो, ट्राई करो। बड़ा आसान है भाई, Pb2 प्लस ऐसे, Pb2 प्लस कितना है? S मल्टीप्लाई होगा, और ये कितना है? 2s का होल स्क्वायर, 4s क्यूब KSP। तो यहाँ से s कितना आ गया? KSP बाय 4 की पावर 1/3। ऐसे करेंगे। एक लास्ट तुम लोग मुझे और लिख के दिखा दो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के लिए। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के लिए लिख के बताइए। क्रोमियम KSP और S का कनेक्शन। बहुत सारे सवाल आपके इस कंसेप्ट से हो जाएंगे। KSP लिखा आप लोगों ने इसका, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मस्त तरीके से लिख दिया होगा। बस एग्ज़ाम में जब सवाल हमारी आंखों के सामने आता है ना बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। जब सवाल हमारी आंखों के सामने आता है, सबसे पहला हमारा उत्तरदायित्व तो ये बनता है कि हम ये चेक करें कि उसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात कर रहा है या सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है। दोनों शब्दों में ज़्यादा अंतर नहीं है। विलायकता, विलायकता स्थिरांक, विलायकन, विलायकन स्थिरांक, या विलायकन गुणांक, ऐसा भी बोल सकता है वो। तो आपको अवेयर रहना है कि एग्जाम में बात किस टॉपिक की जा रही है, क्योंकि छोटी सी गलती हुई, उसने KSP पूछा, आपने S कैलकुलेट कर दिया, उसने S पूछा, आपने KSP कर दिया, सारा खेल खराब हो जाएगा, आपकी पूरी मेहनत 2-3 मिनट की खराब हो जाएगी। चलिए आसान था, ये सॉलिड है, ये एक्वस फॉर्म में चला जाएगा, ये एक्वस फॉर्म में चला जाएगा। अगर इसका S है तो इसका 3s है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी विलायकता अगर S है तो इसकी 3s होगी बेटा।
कि 3 गुना इससे ज़्यादा घुला मिलेगा अपन को। लॉजिकल भी है, अगर इसका 1 आयन होगा तो इसके 3 आयन होंगे, तो इस ये जितना घुला हुआ है उसका 3 गुना ये घुला हुआ है। लॉजिक समझे आप। तो KSP क्या होगा, क्रोमियम के लिए Cr+3 OH माइनस की पावर 3, KSP बराबर क्रोमियम 3+S इंटू 3S की पावर क्यूब 9S की पावर 4 कितनों का सही था? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप चैप्टर के अंतिम पड़ाव में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो बढ़िया रहेगा। चलो अब जेईई मेन 2020 का एक सवाल लिखते हैं। वरुण जी पांडे, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। कहाँ पे? हाँ सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब जेईई मेन 2020 का एक सवाल करवाने का मन कर रहा है, वो करा देता हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है आपको देखने में एक बार के लिए, बट ट्राई करना कि आपसे हो जाए। ओके चलो, नोट करिए। सवाल है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के लिए KSP क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के लिए KSP 6 इंटू 10⁻11 -31 है। 6 इंटू 10⁻31 है। OH माइनस की सांद्रता OH माइनस की सांद्रता ज्ञात करें क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन में। Four options are there. 9 इंटू 10⁻31 की पावर 1/4, 18 इंटू 10⁻31 की पावर 1/4, 4.86 18 इंटू 31 की पावर 1/2, 4.86 इंटू 10⁻29 की पावर 1/4। इसको एक्सट्रीमली सीरियस होकर के करना, बिकॉज दिस इज जेईई मेन 2020। आई डोंट थिंक बायो वाले बच्चे इसको लेकर के ऐसा करेंगे कि नहीं ये सवाल बनना ही चाहिए। कोशिश कीजिए, बट जेईई वाले बच्चों को तो इसको करना ही करना है। केवल कैलकुलेशन का खेल है, सवाल बड़ा आसान है। इट्स अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन ओनली, जस्ट डू इट। डायरेक्ट एलिमिनेट भी कर सकते हो, ले लो टाइम, 2 मिनट का कर लो इसको।
बोल ही नहीं रहा हूँ मैं, सवाल कर रहा हूँ चुपचाप। म्यूट कर लो खुद को। अब आ रही है? हाँ, सवाल कर रहा हूँ शांति से, तुम लोग अपने करो, मैं अपना सवाल कर रहा हूँ। चलो बेटा, ये ऐसे तो अब बोल रहा हूँ, चलो सुन लो। अब ये 3s हो जाएगा, तो KSP कितना हो जाएगा अपना, S इंटू 3s का क्यूब हो जाएगा। ठीक है साहब। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पक्का? 100%। अगर ये सवाल गलत हो गया तो फिर सोच लो। नहीं होगा गलत? सही। वेरी गुड वेरी गुड, सही है। चलो, OH में की सांद्रता कितनी है बेटा? 3s है, तो 3 इंटू एस कितना है? KSP अपॉन 27 की पावर 1/4। पहली बात तो 1/4 आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। ऑप्शन एलिमिनेट करने का काम पहले किया करो खटाक से। चलो, तो अब एक काम करो, कितना दे रखा है KSP? 6 इंटू 10⁻31। इस 3 को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4, नीचे 27, इससे गया बचा 3, 6 18 इंटू 10 की घात -31 की पावर 1/4। कितने बालकों का सही था, बालिकाओं का सही था ये? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग ये विश्वास रख सकते हो खुद के ऊपर कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलिए हेडिंग लिखें, सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव। वे विलयन, सॉरी, वे लवण जो कम घुलनशील होते हैं ना बेटा, अगर कॉमन आयन मिलाऊंगा तो क्या होगा तुम्हारे हिसाब से बताओ? पढ़ चुके हो ना पहले, पुरानी बातें हैं। तो मान लो मैंने इसमें कॉमन आयन मिला दिया, मान लो मैंने क्रोमियम मिला दिया, तो क्या होगा? बाहर से अगर मैं क्रोमियम मिलाऊंगा तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी। तो जो कम घुलनशील लवण है उनमें अगर सम आयन मिला दिया जाए तो उनकी घुलनशीलता घट जाती है। बस सिंपल सी बात है। तो कम घुलनशील, ज़्यादा घुलनशील पे इतना प्रभाव नहीं पड़ता, कम पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कम घुलनशील लवण की विलेयता कॉमन आयन सम आयन की उपस्थिति में घटती है। कॉमन आयन सम आयन की उपस्थिति में घटती है। चलिए, अब ऐसे चेक करेंगे, एक सवाल से चेक करेंगे। सवाल लिखो, सुंदर सवाल है। PbI2 का KSP PbI2 सॉलिड का KSP 4 इंटू 10⁻15 है। 4 इंटू 10⁻15 है। 0.1 मोलर PbNO3 होल ट्वाइस के, PbNO3 होल ट्वाइस के 0.1 मोलर विलियन में, 0.1 मोलर विलियन में
PbI2 की सॉल्युबिलिटी ज्ञात करें। करो, देखिए कैसे कर पाते हो, जस्ट डू इट। संडे को तो टेस्ट है, संडे को टेस्ट नहीं लेंगे, थोड़ा लुक आगे ले लेंगे, वेडनेसडे को ले लेंगे, ट्यूसडे को ले लेंगे, संडे को क्लास रख लेंगे ना। ठीक है, अभी टेस्ट का जो बेसिक पर्पस था वो मैंने आपको उसके लिए सबको गाइड कर दिया है कि आप हर दिन जो सवाल सॉल्व कर रहे हो टेस्ट की तरह करो, है ना। तो उतना समझदार आप लोग बन चुके हो शायद कि अब आप हर सवाल को 2 मिनट में करते हो। अब आप 1 घंटे में 20-25 सवाल सॉल्व करते हो, आंसर नहीं देखते हो, लास्ट में जज करते हो, कॉन्फिडेंट होते हो तो टिक करते हो, नहीं होते हो तो छोड़ देते हो। ये हैबिट बना लो अपनी, सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। केवल टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, हैबिट बनानी पड़ेगी आपको कि मैं अपनी डीपीपी को भी टेस्ट की तरह सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 3 घंटे टेस्ट की तरह सॉल्व करो, बचे हुए टाइम में नॉर्मल वे में सॉल्व करो, और वो 3 घंटे वही लेना जो तुम्हारा एग्जाम का टाइम है। कभी मॉर्निंग शिफ्ट में, कभी इवनिंग शिफ्ट में। जेई वाले, नीट वालों का फिक्स टाइम होता है तो वो फिक्स टाइम पे करेंगे। 2 से 5 है ना आपका टाइम, उस टाइम पे करोगे आप। बस वरुण म्यूट कर लो खुद को बेटा। ऑप्शन सी। फिर सोच लो, फिर सोच लो, बहुत बुरा पिटोगे नहीं तो बहुत बुरा। एक बात बताओ मुझे गधों, PbI2 किस प्रकार का सॉल्ट है? कहाँ गया? कम घुलनशील है। कम घुलनशील का मतलब क्या होता है? कम घुलनशील का मतलब क्या होता है? जिसके लिए वैल्यू 10 की घात -2 से छोटी हो, मतलब 0.01 से छोटी हो, 0.001 से छोटी हो। PbI2 के लिए वैल्यू 0.001 से छोटी होती है। तो जब आप 0.1 को कंसिडर कर रहे होगे कॉमन आयन के लिए, तो 0.1 के सामने आपकी जो S है वो नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ये गलती की होगी आपने सबने। प्रणाम आप सबको, मैं कर देता हूँ। चलो देखिए, ये सॉलिड है। मैं ही पेपर दिया हूँ तुम लोगों की जगह। तुम लोग एक काम करना, घर पे आराम से गुजिया खाना। देखो इधर, और सबके नेगेटिव मार्किंग करके लगाऊंगा, सारे सवाल गलत करके आऊँगा, 25 के 25। जेई मेन के इतिहास में ऐसा नंबर रैंक कभी नहीं आया होगा। मेरा पेपर थोड़ी है। PB2I देखो कैसे करेंगे। अगर इसका S है तो इसका 2S होगा। अब सवाल ने क्या बोला है कि हमने PbNO3 के 0.1 मोलर को मिला दिया, तो PbNO3 से Pb भी आएगा, तो वो Pb 0.1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो वो Pb 0.1 एक्स्ट्रा आ जाएगा कॉमन आयन से। यहां तक समझ में आता है? थैंक यू सो मच। अब ये सोचिए कि ये जो S है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि PbI2 जैसे सॉल्ट के लिए जो Pb2+ आएगा, मतलब जो इसका जो S आता है वो लेस देन होता है 0.01 से। तो 0.01 से छोटा है तो 0.1 के सामने तो नेग्लेक्ट हो सकता है। तो ये हो गया 0.1, ये हो गया 2S। तो कैसे लिखेंगे? KSP हो जाएगा Pb2+ I-2। KSP कितना है? 4 × 10⁻15। ऑप्शन बी। अरे वाह, चलिए बहुत खुशी की बात। Pb2+ कितना? 0.1। ये कितना? 2S का होल स्क्वायर। कितना आ गया ये आ गया 10। तो ये आ गया आपका 4 × 10⁻14 बराबर 4S स्क्वायर। 4 से 4 चला गया तो यहाँ से S आ गया √10⁻14, दैट इज 10⁻7 मोलर। ऐसे तो
आपको लग रहा था कि आशीष सर ऐसे ही कोई फैक्ट बता रहे होंगे, इसकी क्या ही जरूरत पड़ेगी, एग्जाम के 10 दिन पहले तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं। ये मैंने लिखा है तो ये कहीं ना कहीं काम की चीज है, इससे आप नेग्लेक्ट करना सीखेंगे कब हटाना है कब नहीं हटाना है। तो यहाँ बोर्ड पर जो लिखा जा रहा है उसको बहुत सीरियसली लेना है, हल्के में लेने की गलती नहीं करनी है। चलिए कॉपी कर लीजिए, अच्छा सवाल था, हमेशा अपने कलेक्शन में आप इस सवाल को रखेंगे। सर अगर यहाँ पे 0.1 की जगह 0.5 होता तो? ओके, तो फिर यहाँ 0.5 लेते, 0.5 प्लस एस लेते, यहाँ पे एस प्लस 0.5 होता, यहाँ पे 2s होता, आपका एक द्विघात समीकरण बनता, श्रीधराचार्य सूत्र लगा के अपन वैल्यूज निकालते। ठीक है अदिति, बट जस्ट मेक श्योर कि आपके केस में, नीट के केस में या जेई मेंस के केस में नेग्लेक्ट करने के ही सवाल आएंगे, तो बड़ी काम की चीज है ये, है ना। चलो तो अगला सवाल, अगला हेडिंग लिखें आप, केएसपी के अनुप्रयोग। केएसपी के अनुप्रयोग, यह पता लगाने के लिए कि अवक्षेप बनेगा कि नहीं बनेगा। तो खेल शुरू करें। जैसे मान लो एक सॉल्ट है, वो जब आयनों में टूटता है तो उसके लिए केएसपी कैलकुलेट होता है साम्यावस्था पर इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब आपने साम्यावस्था पर चेक नहीं किया, आपको जो विलियन दिया था उसमें आपने चेक किया। तो जैसे वहां पे था ना रिएक्शन कोशेंट, याद आया कुछ? रिएक्शन कोशेंट याद आया? वैसे यहां पे अपन QIP कैलकुलेट करते हैं, सेम ऐसे ही, बट यहां पे सांद्रताएं होती है साम्यावस्था की, यहां वो सांद्रताएं होती है जो अपन को चेक करनी है। तो QIP ये इक्विलिब्रियम की होती है, ऐसा आप बोल सकते हो, और ये जनरल होती है, ये सामान्यतः चेक होती है जनरल। अगर इसकी वैल्यू कम आती है KSP से, इसका मतलब क्या है? अभी आपका सॉल्ट और टूटेगा और A+ बनेगा और A- बनेगा, वैल्यू बढ़ेगी और KSP के बराबर आने की कोशिश करेगी, है ना। मतलब अभी KSP के बराबर वैल्यू नहीं है तो वैल्यू आ सकती है उसके बराबर, तो यह आयनों में टूटेगा, मतलब ये घुलेगा, सिंपल सी बात है। अभी और घुलेगा, मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं, अभी और घुलेगा। QIP अगर KSP के बराबर है, जितना घुलना था घुल गया, जितना घुलना था घुल गया। QIP ज्यादा आ रहा है KSP से, इसका मतलब जितना घुलना था उससे ज्यादा उपस्थित है, तो ज्यादा उपस्थित है तो अब घुल तो सकता नहीं है, तो क्या होगा? प्रेसिपिटेट की तरह पीछे नहीं आएगा गधों। यहां पे बात हो रही है जो आपका KSP का मतलब क्या होता है? वो कितना घुल सकता है, तो जितना घुल सकता था घुल गया साहब। अब आपने ज्यादा मात्रा में रख रखा है तो वो उससे ज्यादा नहीं घुल सकता, तो वो ऐसे का सब पड़ा रहेगा, और पड़े रहने को क्या बोलते हैं? अवक्षेप, PPT। तो इस केस में PPT बनेगी। अवक्षेप बनेगा ऐसा।
और तुम्हारी भाषा में समझना है तो तुम अपनी भाषा में समझ लो, मुझे क्या दिक्कत है। पीछे आएगी रिएक्शन, लो खुश हो जाओ। पीछे आएगी तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। सॉलिड बनेगा तो ये कम होगा, अल्टीमेटली होना तो वही है। वैसे भी ठीक है, जैसा आप चाहो। और हाँ, कब तक प्रेसिपिटेट बनता रहेगा वो बात बिल्कुल सही है, जब तक KSP इसके बराबर नहीं हो जाता। कब तक घुलता रहेगा, जब तक KSP QIP के बराबर नहीं हो जाता। जब तक KSP QIP के बराबर नहीं हो जाता, ये ठीक है, ये पॉइंट सही है। चलिए साहब, एक सवाल कर लें, लिखो। उस सवाल पे इम्पोर्टेंट लिख लेना, क्या पता तुम्हारे एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आ जाए। क्वेश्चन लिखिए। 10 की घात -5 मोलर 10 की घात -5 मोलर BaCl2 10 की घात -5 मोलर BaCl2 100 ml एवं 100 ml 10 की घात 2 × 10 की घात -5 मोलर H2SO4 को मिक्स किया गया। पता लगाएं अवशेप बनेगा या नहीं। KSP फॉर BaSO4 दे रखा है 10 की घात -10। अच्छा सवाल है, सुंदर सवाल है, गलत मत करना, ये तो मार पड़ेगी, ध्यान रखना, अच्छे से करना है इसको। QIP क्या है, रिएक्शन क्वोशेंट की तरह है कुछ ही। ये पता लगाने के लिए कि अभी स्थिति क्या है, साम्यावस्था आई है या नहीं आई है, ऐसा। छोटे भैया बड़ा परेशान करते हैं ना क्लास के बीच में। छोटे छोटे बालक। इसको एक क्वेश्चन करा दो जेई का, फिर नहीं आएगा पास में। हाँ जी, जो बच्चा आंसर बताना चाहे वो बता सकता है। अनम्यूट करें खुद को और बोले, जीवन की स्वतंत्रता का फायदा उठाएं। सब चुप, कोई नहीं बोलना चाहता। क्या बात है, अनुशासित हो गए तुम सब लोग। चलो तो थोड़ा सा तुम लोगों के मजे लेते हैं। KSP, पहली बात तो BaCl2 को पानी में घोल दो, उसका PPT नहीं बनता किसी भी हालत में, क्योंकि वो तो डिसॉल्व हो जाता है। और कोई इसमें BaSO4 बने तो ही उसका PPT बन सकता है। तो BaSO4 के लिए चेक करते हैं। तो BaSO4 के लिए क्या होगा बेटा, BaSO4 किस में टूटेगा, Ba2+ में प्लस SO4 2- में। चलो Ba2+ की सांद्रता देखते हैं कितनी है। तो Ba2+ की सांद्रता कैसे चेक की जाएगी, बेरियम क्लोराइड से आएगा Ba2+। तो बेरियम क्लोराइड 10 की घात -5 है, तो Ba2+ भी 10 की घात -5 होगा, है ना। H2SO4 के साथ में H2SO4 से आएगा SO4 2-। तो H2SO4 अगर इतने मोलर है तो SO4 2- भी इतने ही मोलर होगा। तो इसकी सांद्रता हो गई 2 × 10 की घात -5। कितने बच्चों ने सोचा था ऐसा? अरे यार गलत का बात कर रहे हो। तुम्हें QIP निकालना है ना, तो QIP के लिए क्या चाहिए, Ba2+ की सांद्रता चाहिए
SO4 2 माइनस की सांद्रता ये तो चाहिए, और फिर कंपेयर करना है उसको KSP से। हेलो, अब समझ आ गया? जिसको अब समझ में आ गया वो एक बार हाथ ऊपर कर दो। विवेक अनम्यूट करके बोलो क्या समझ में नहीं आया। मैंने पहले BaCl2 और H2SO4 से BaSO4 बना दिया और उसके बाद समीकरण लिख। क्या जरूरत थी आपको? पता, आपको Ba2+ आयन की सांद्रता ही तो चाहिए, तो वो BaCl2 से आ गई, SO4 2 माइनस के SO4 से आ गई, बस उनके आपस में रिएक्शन कराने की जरूरत ही क्या थी? ठीक है, अब समझ आ गया? गलत है? म्यूट कर लो। म्यूट कर लो जिसका भी अनम्यूट है। गलत क्यों है? सब कुछ सही है, छोटी सी गलती है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद आयतन डबल हो गया ना, 100 ml प्लस 100 ml कितना हो गया? 200 ml हो गया। तो आयतन के डबल होने से सांद्रता आधी हो जाएगी, तो इसकी सांद्रता भी डिवाइड बाय 2, इसकी सांद्रता भी डिवाइड बाय 2, बस। बाकी लॉजिक बिल्कुल सही है। हेलो, समझे? सुकून आया जीवन में? दोनों को मिक्स कर देंगे। देखो समझो, मोलरता क्या होती है? मोल डिवाइड बाय आयतन। तो आपने जब दोनों को मिक्स किया तो दोनों के मोल तो उतने ही रहे ना, आयतन दोनों के लिए डबल हो गया, तो सांद्रता दोनों के लिए आधी हो जाएगी। बस अब चेक कर लो, तो यहाँ पे ये हो गया 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 4, कितना है KSP हमारा? 10⁻−10 है। तो 10⁻−10 में से कुछ घट रहा है, तो 10⁻−10 से छोटा ही आएगा, ऐसा है। छोटा है तो फिर क्या होगा? PPT नहीं बनेगा, अभी और घुलेगा। PPT नहीं बनेगा। अच्छे सवाल होते हैं बेटा, दिमाग लगा के करने होते हैं, अच्छे सवाल हैं। उत्तर सही निकला था। यही आया था क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, तो मैंने ये थोड़ी कहा था गलत है, मैंने कहा तरीका करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लो ना, टाइम बच जाता है। चलो लास्ट सवाल करवा रहे हैं आज के दिन का, कोशिश करेंगे तुम्हारा भेजा फ्राई हो उससे अच्छे से, ठीक है? इस चैप्टर का आखिरी सवाल, और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे दिमाग को हिलाने का काम करेगा अच्छे से। इसी उम्मीद के साथ आखिरी सवाल आपके आंखों के सामने आ रहा है। देखिए, खुद को म्यूट कर लेंगे। नीरज गहलोत खुद को म्यूट करेंगे, कुछ बोलना है तो बोलिए। इसमें 1.4 कहाँ से आ गया? 1.4 कहाँ से आया? 1.2 हुआ ना? कहाँ पे? 1.2 हुआ। 1/2 क्यों होगा? इसकी बात करो बेटा, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, अच्छा एक 2 ऊपर से और आएगा, ऐसा? हाँ 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 ठीक है, ये कहना चाह रहे हो क्या? ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अभी भी छोटा ही है, लॉजिक तो वही है। ठीक है, चलिए साहब सवाल लिखेंगे अगला। म्यूट कर लो बेटा खुद को। क्या बात है, अनुशासन से क्लास बढ़िया चलती है ना। अनुशासन से क्लास ही नहीं, अनुशासन से जीवन भी बढ़िया चलता है, कभी करके देखना। सवाल लिखिए, BaSO4 और SrSO4 BaSO4 SrSO4 की संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन का मतलब होता है जितना घुलना था घुल गया। संतृप्त विलयन में SO4 2 माइनस की सांद्रता है
2 इंटू 10⁻⁻5। यदि Ba2+ की सांद्रता एवं Sr2+ की सांद्रता का अनुपात 2:1 है, तब विलयन का Ksp ज्ञात करें। करो। चलिए लेट्स डू इट। कुछ बच्चों का आंसर अगर बना है तो यस दे कैन टेल मी हाउ दे आर डूइंग। बोलो। सर 8 इंटू 10⁻⁻21। अच्छा ठीक है, और कोई? सर 8 into 10⁻5। ठीक है। 1.8 into 10⁻⁻15। ठीक है, और कोई? मुझसे नहीं हुआ। कौन बोला ये? क्या नाम है? क्या हम एक बार और ट्राई कर सकते हैं? 4 into 10⁻⁻। ठीक है, एक बार और ट्राई करो मेरे कहने पे वापस। जस्ट डू इट अगेन। जितना तुम्हारी बुद्धि चल पा रही उतनी चलाओ। जस्ट डू इट अगेन। बहुत छोटा सा खेल है, ज़्यादा बड़ा खेल नहीं है। जस्ट डू इट अगेन। और विलियन का केएसपी ज्ञात करने का मतलब पता हूँ क्या होता है? वैसे विलियन का नहीं पूछा जाता है, केएसपी दोनों का पूछें, तब दोनों का केएसपी ज्ञात करें, ऐसे आप बोल सकते हो। विलियन का तो क्या ही ज्ञात करोगे, ऐड कर दोगे दोनों का अलग अलग केएसपी ज्ञात करो आप। अब हो जाएगा। अच्छा करिए। सर अगर मिश्रण को पूछते विलन को पूरा तो मिश्रण में विलन में अगर पूछते तो उनकी मल्टीप्लिकेशन होता है कि ऐड होता है। सही कह रहे हो आप। मैंने सर गुणा किया कोई बात 8 into 10⁻20 आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं तो अप्रोच पे बात करूँगा, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लोगे। खैर लेट्स डिस्कस द अप्रोच। ओके। करें सॉल्व? रेडी? चलो ध्यान देंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। अच्छे से आज के दिन का क्या इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम इस चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे जीवन में। तो BaSO4 है हमारे पास, सॉलिड है, टूट रहा है Ba2+ एक्वस में प्लस SO4 2- में। अगर मैं ये बोलता हूँ कि इसकी सॉलिबिलिटी S1 है तो इसकी भी S1 होगी। क्यों? सेम ही तो है दोनों नंबर ऑफ मोल्स में। बिल्कुल सही। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ SrSO4 को लेते हैं, अगर मैं बोलता हूँ इसकी S2 है तो इसकी भी S2 होगी। राइट? अब बच्चे तो नहीं हो आप, इस बात को समझते हो कि SO4 यहाँ से भी आया, SO4 यहाँ से भी आया, तो टोटल SO4 कितना हुआ? S1 + S2। भूल गए क्या? टोटल SO4 दोनों जगह से आ गया ना, तो इधर से आया S1, इधर से आया S2, तो टोटल SO4 विलियन में कितना हो गया? S1 + S2। टोटल SO4 का मान दे रखा है आपको, तो S1 + S2 आपको दे रखा है
2 इंटू 10⁻⁵ BA2 प्लस अपॉन SR2 प्लस BA2 प्लस S1 SR2 प्लस S2 S1 अपॉन S2 भी आपको दे रखा है 2/1। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, S1 S2 निकाल सकते हैं। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल S1 S2 निकल जाएगा, प्लस KSP चाहिए आपको। तो यहाँ का KSP कितना होगा, इसकी सान्यता इंटू इसकी, तो इसका कितना है S1 प्लस S2 इंटू S1। यहाँ से इसका KSP निकल जाएगा इस वाले का, और इसका KSP चाहिए होगा तो कैसे निकलेगा, S1 प्लस S2 इंटू S2, ऐसे इसका KSP निकल जाएगा। हेलो, गलती समझ में आ गई अपनी, क्या करी थी अपन ने। तो यहाँ से 2S2 इज इक्वल टू S1 आ गया, S1 का मान यहाँ रख दो। तो 2S2 प्लस S2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵। तो S2 आ जाएगा 2/3 इंटू 10⁻⁵। तो कितना हुआ, S1 प्लस S2 तो ये रहा 2 इंटू 10⁻⁵ सॉरी, इंटू S1 कितना है, S1 आ जाएगा 2 इंटू S1 आ जाएगा आपका 2 इंटू S2। तो S2 आ चुका है, तो 4/3 इंटू 10⁻⁵, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो इसके लिए वैल्यू आ गई 8/3 इंटू 10⁻⁻10। ऐसे आप दूसरा वाला भी कैलकुलेट कर लेना खुद से, ऐसे कर लेंगे बस। डन, आई होप इट्स क्लियर। मैंने दोनों का कंबाइन निकाला था, तो दोनों मतलब जो KSP 1 की और दोनों मतलब अलग अलग समीकरण की दोनों की गुणा करके निकली। ठीक है, वो सवाल थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हो गया था, ठीक है। नीचे वाले की आएगी 2 गुणा 2/3 गुणे 10 और माइनस। ठीक बात है। चलिए, तो इसी के साथ आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम समाप्त होता है, इसके साथ आपका इक्विलिब्रियम समाप्त होता है ना। नाउ आई हैव फ्यू पॉइंट्स टू मेक, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। किसी भी चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उस चैप्टर को पढ़ने का एक तरीका होता है, एक पेस होता है। आप लोगों ने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया है ना। अपने थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखेंगे जरा आप शांति से आंख बंद करके, तो पिछले 8, 9, 10 महीनों में आपने महीनों से 3 गुना गिनती 4 गुना गिनती के चैप्टर्स को पढ़ा है, और वो भी ऐसा पढ़ा है कि जो पढ़ा है उसमें से आपसे सवाल बन रहे हैं। जो आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है। यकीन मानिए, IIT की प्रिपरेशन करने वाले, नीट की प्रिपरेशन करने वाले बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का सुकून होता है कि हम जहाँ से भी पढ़ाई किए वहाँ से हमें पूरा समझ में आया। ये सुकून नहीं मिल पाता। आप कहीं से भी अपने दोस्तों से बात करके देखना, या कभी मौका मिले तो पूछना किसी से, ये सुकून मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए उनकी कॉन्फिडेंस डाउन होते हैं। आपके पास ये सुकून है कि आपने जब भी पढ़ा है यहाँ से, चाहे वो एक चैप्टर पढ़ाओ, एक टॉपिक पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, आप उसके सवाल कर पा रहे हैं। इसी बात का ध्यान रखते हुए आपके पूरे बैच को चलाया गया था। कहीं भी ये दिमाग में नहीं था कि कैसे भी करके बस आपको चैप्टर्स फिनिश करा दिए जाएँ। हमने ऑर्गेनिक में समय ज़रूर से ज़्यादा समय लिया, पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमको ऑर्गेनिक को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। आज आप सवाल आंखों से बना लेते हो। हमने फिजिक्स में 2 बार चैप्टर्स को रिवाइज़ किया। अटल बैच के अंदर किसी को जाके बोलोगे ना कि एक मास्टर है जो 2 बार मैकेनिक्स पढ़ा रहा है, तो बेवकूफ़ बोला जाएगा उसे। कि ड्रॉपर बैच के बच्चे को 2 बार मैकेनिक्स कौन पढ़ाता है? ड्रॉपर बैच के बच्चे को 1 बार में सिलेबस कराया जाता है, वो भी खींच खांच के। काइनेमेटिक्स 4 लेक्चर में ख़त्म, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन 4 लेक्चर में ख़त्म, वर्क एनर्जी पावर 4 लेक्चर में ख़त्म, मैक्सिमम 5, दैट्स इट। हमने 2-2, 3-3 महीने इस पर स्पेंड किए। रीज़न क्या है? जब आपने वहाँ मेहनत की थी तो SHM नाम का चैप्टर आपसे आसानी से बना, है ना। तो अपनी मेहनत पे विश्वास रख के उस मेहनत को रिवाइज़ करके पेपर देने जाओ, तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना पढ़ चुके हो। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, है ना। खुद से खुद की तुलना कीजिए हमेशा, किसी और से नहीं। और ये मान के चलिए कि अभी जितना समय बचा है उसमें आपने समेट लिया ना जो भी आपने पढ़ा है, तो मज़ा आ जाएगा। रोज़ 30 क्वेश्चंस का टारगेट पकड़ लीजिए। 3 घंटे में 30 क्वेश्चन करने तो आपको 25 ही एग्ज़ाम में, पर हम यहाँ पे 30 करवा रहे हैं ताकि 5 एक्स्ट्रा का प्रेशर वहाँ एग्ज़ाम के प्रेशर को कंपनसेट कर लेगा। हेलो, समझदार बच्चों, मेरी बात समझ गए होगे।
एक्स्ट्रा 5 सवाल करने का प्रेशर वहाँ नहीं होगा, पर वहाँ एग्ज़ाम के माहौल का प्रेशर होगा। तो हम थोड़ा यहाँ का प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि वहाँ का प्रेशर जब इंक्रीज़ हो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो तो हम बैलेंस पे आ सकें। आपको अगर टेस्ट देना है तो टेस्ट देने का सबसे सही तरीका ये है, 10 आप मतलब 30 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के पकड़िए, 30 90 हो गए। इन क्वेश्चंस को लेकर के बैठिए 3 घंटे के अंदर। दिमाग में सामने घड़ी रखिए, अदरवाइज माइंड में, जैसे मुझे नहीं पता आप कैसे मैनेज करते हो, बट 1 घंटे बाद में 1 घंटे में एक सब्जेक्ट, पहले फिजिक्स कीजिए, फिर केमिस्ट्री कीजिए, फिर मैथ्स कीजिए। एक बार मैथ्स कीजिए, फिजिक्स कीजिए, केमिस्ट्री कीजिए, एक बार केमिस्ट्री कीजिए, फिजिक्स कीजिए, मैथ्स कीजिए। चेक करिए अपने आप को कि मेरी एफिशिएंसी कैसे आ रही है। खुद के हिसाब से सब्जेक्ट्स की सीक्वेंस को चेक कीजिए, बट कोई भी सब्जेक्ट 1 घंटे से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सवाल करते वक्त जब हम उस 3 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस बात को मेक श्योर करना है कि मैं जो सवाल पे टिक कर रहा हूँ मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, तो टिक करना है। अगर मुझे कहीं भी डाउट लग रहा है कि मेरे द्वारा किया गया सवाल सही नहीं है तो उस पर गोला बना देना है, उसका आंसर मार्क नहीं करना है। फिर 3 घंटे बाद खुद का टेस्ट का रिजल्ट चेक करना है। रिजल्ट में मैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, मुझे या तुम्हें हमेशा इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि तुम गलत कितने कर रहे हो। अगर आपने 30 क्वेश्चन किए, उसमें से 20 सही थे और 10 गलत थे तो बेवकूफ़ हो आप। आपने 30 में से 15 किए पर 15 में से 14 सही थे तो टॉपर हो आप। इस बात को समझो। आपको अपनी इसको बोलते हैं एफिशिएंट। मुझे ज़्यादा आवाज़ करने वाला इंजन नहीं चाहिए कि भयंकर आवाज़ करे और ट्रक के बराबर पावर हो। पावर भले ही थोड़ी कम हो चलेगा, पर उसमें से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हम ऐसा ही इंजन प्रेफर करते हैं। आपकी गाड़ी के अंदर मैं अगर ऐसा इंजन लगा दूं जो भयंकर 140 की स्पीड भागेगा, बट उसमें से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, इसको बोलते हैं दक्षता की कमी, एफिशिएंसी की कमी। हमें आउटपुट से कोई मतलब नहीं है, हमें एफिशिएंसी चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट कितने हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो बढ़ाना है समय के साथ, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इनकरेक्ट जो है उनको कम करना है समय के साथ। दिस इज़ आवर प्रायोरिटी। और हमेशा रात को सोने से पहले आंख बंद करके सोचना है कि मैं जीवन में 9 महीने पहले कहाँ खड़ा हुआ था। क्या मुझे जेईई के बारे में कुछ भी पता था? क्या मैं उस गधों की भीड़ का हिस्सा था जो किसी न किसी फर्जी से कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे? मैंने वो नहीं किया। मैंने 9 महीने पढ़ाई की, अब मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो मैं अपने जीवन के साथ बहुत अच्छा कर लूँगा। बस ये एक एग्ज़ाम है 10 दिन बाद में, मुझे इसको अच्छे से देना है, और मैंने बहुत पढ़ाई की है। कोई आदमी मेरे सामने आके खड़ा नहीं हो सकता इतनी आसानी से। जो किसी भी रद्दी से कॉलेज में पढ़ रहा है उसकी शक्ल में मेरी शक्ल पे साफ दिख जाएगा कि मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व किए हज़ारों की संख्या में, और वो टाइम पास कर रहा होगा कॉलेज में कहीं भी। ठीक है ना? और वो इंसान तुम ही थे। मैं तुम्हें से ही कंपेयर करने की बात कर रहा हूँ। तुमने अपने 2 टुकड़े कर लिए, एक टुकड़ा जो 9-10 महीने कहीं किसी रद्दी कॉलेज में पढ़ रहा होता, और एक जो तुम अभी हो। तो लाइफ में कभी ये नहीं सोचते कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, बस ये सोचते हैं कि क्या मैं अपने आप का बेटर वर्जन हूँ। क्या मैं 2018 में जैसे पढ़ा रहा था, अगर मैं आज भी वैसे ही पढ़ा रहा होता तो? पर मैं हर साल सोचता हूँ कि अपना बेटर वर्जन कैसे बनाया जाए, और इस बार का बेटर वर्जन ऐसे बन पा रहा है कि बच्चे सामने बैठे हुए हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ईयर कुछ और करेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर कुछ और करेंगे। 20 साल बाद तुम मुझे देखने आओगे तो मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ कुछ नया। जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, है ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आशीष सर तो कुछ और ही कर रहे हैं। तो दैट्स द पॉइंट। तो ये पता नहीं कितना आगे जाएंगे, बट जितना भी जाएंगे उतना सीखते हुए चलेंगे, कुछ ना कुछ इवॉल्व करते हुए चलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, और ये नहीं सोचना है कि इस एग्ज़ाम में मेरे कितने परसेंट लाएंगे उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। और 1 साल आपका बर्बाद नहीं हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग से निकाल देना कि मेरा 1 साल बर्बाद हुआ है। बर्बाद पता है किसका होता है? मैं बताता हूँ। जो माँ बाप से लेते हैं 2.5 लाख रुपए, फिर जाते हैं किसी शहर में, वहाँ 50-60 हज़ार और ख़राब करते हैं, साल भर अय्याशी करते हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं। आपको पता है कोटा जैसे शहर में, मुझे बोलना नहीं चाहिए बट आई एम सेइंग, मुझे कोटा जैसे शहर में कभी घूमना, आपको मैकडोनल्ड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी, डोमिनोज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी। अगर क्लास में 100 बच्चे, उसमें से किसी एक चिलगोजे का बर्थडे है तो उसके आसपास 35 जने ग्रुप बना के पिज़्ज़ा खाने जाते हैं। क्या आप साल भर ऐसे 35 लोग ग्रुप बना के पिज़्ज़ा खाने गए थे? नहीं गए थे। तो इसीलिए आप बहुत बेहतर हो, आप पढ़े हो, आपको आता है पढ़ना। लोग पास होते हैं, आईआईटी करते हैं, जॉब लगती है, उनका मन नहीं करता, वहाँ से निकल जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनका मन नहीं लगता, वो छोड़ देते हैं, फिर कुछ और करते हैं। अनअकैडमी के फाउंडर रोमन सैनी सर का नाम सुना है? सुना होगा। रोमन सैनी सर के बारे में कुछ बताता हूँ तुम्हें। बहुत इंटेलिजेंट, सबसे पहले एमबीबीएस क्रैक किया, एमबीबीएस का एग्ज़ाम मतलब नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया, देन एम्स में गए,
एम्स से MBBS किया, डॉक्टर बने, थोड़ा बहुत प्रोफेशन में प्रैक्टिस किया, फिर मन नहीं लगा, UPSC की प्रिपरेशन करी, फिर मन नहीं लगा, UPSC पूरा लबासना गए, पूरा UPSC कवर किया, फिर उसके बाद में फिर वो शायद उनको जॉब अच्छी एक मतलब कलेक्टर या ऐसी कोई जॉब मिली थी, उसको वहाँ से रिज़ाइन किया, सेक्रेटरी में मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट UPSC के थ्रू वो प्लेस हुए, वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन किया और फिर उन्होंने अनअकैडमी को फाउंड किया और अभी वो एंटरप्रेन्योर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में उनके पास क्या चीज़ थी जो तुम्हारे पास अभी है, क्या कॉमन है दोनों में, उन्होंने भी तुम्हारी तरह प्रिपरेशन की थी, ये सोच के नहीं कि डॉक्टर बन जाऊंगा तो बस ज़िंदगी ख़त्म है, ज़िंदगी पर पेशेंट देखूंगा, दैट्स इट। उन्होंने ये बात ध्यान में रखी थी कि मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और जब तक मन करेगा तब तक पढ़ता रहूँगा, बस इतना ही किया था उन्होंने, और रास्ते बदलते गए। कोई यहाँ पे सोच रहा होगा मेरे को JEE में सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे साथ तुम्हारी पढ़ाई चलेगी हमेशा और बस पढ़ते रहना। अब तुम कुछ भी कर सकते हो, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई सा भी तुम कर सकते हो, बिकॉज तुम्हारे पास 10-11 घंटे पढ़ने की प्रैक्टिस है। तो जस्ट कीप इन माइंड दैट, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे से तुमने पढ़ाई की है पूरे साल भर। अपने आप को अगले 10 दिनों के लिए केंद्रित करो, फोकस्ड करो, और जितना अच्छे से फोकस करके पढ़ाई कर सकते हो जस्ट डू इट। मतलब ये मान के चलो कि जैसे मैंने रफ्तार के टाइम पे अपने टाइम पढ़ा था लास्ट ईयर बोर्ड्स के लिए, जब मैं इतने फुद्दू से एग्ज़ाम के लिए इतना पढ़ रहा था, तो ये तो सच में एक लेवल का एग्ज़ाम है, मुझे अगले 10 दिन बहुत मेहनत करनी है। हम कोशिश करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में 3-4 चैप्टर्स और अच्छे ऐड कर दें ताकि आपका पेपर और अच्छा हो जाए। बट यकीन मानो जितना कंटेंट तुमने पढ़ा है, अगर उतना भी करके आ गए, 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल कहीं नहीं गई तुम्हारी। जस्ट रिलैक्स, है ना, समेटो चीज़ों को, समेटो, मेरे 3 मिक्स करो। क्वेश्चंस है। हाँ बोलो। पहला क्वेश्चन है कि पूरे सिलेबस को कैसे कवर अप करे, और दूसरा पूरी सीबी कैसे सॉल्व करे 45 दिन में जो आई है। दैट्स अ वेरी पूरे सिलेबस को कैसे, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। म्यूट कर लो, बताता हूँ। कैप्सूल बुक को कैसे सॉल्व करें। कैप्सूल बुक को सॉल्व करने का सिंपल तरीका अब आपके लिए ये होगा कि हम लर्नर एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस को स्किप करेंगे और जंप करेंगे। जैसे मान लीजिए 15 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो हम 15 क्वेश्चंस में से एनी 5 करेंगे, मतलब 1 2 3 में से कोई एक, 4 5 6 में से कोई एक, 7 8 9 में से कोई एक, इस तरीके से करेंगे। सेकेंडली, जो नीट के बच्चे हैं, जैसे वो एक्सपीरियंस बिल्डर एग्जाम क्रैकर में जाएंगे, सबसे पहले अपना नीट का सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है, और जेई मेन का रीसेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 23, 22, 20 के पहले का नहीं करेंगे, रीसेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, जल्दी हो पाएगा, पहली चीज़। दूसरा ये है कि रिवीजन कैसे किया जाए 45 दिनों में सारे सिलेबस का। मैं आपको कहता हूँ ये रिवीजन आप रोज़ कर सकते हैं। जस्ट डू नथिंग, आपने सीबी में जो सवाल नहीं कर रखे हैं, आप क्वेश्चंस को पिक कीजिए, 30 क्वेश्चंस को कंबाइन कीजिए, आपको कौन कौन से 30 क्वेश्चंस करने हैं, और उन 30 क्वेश्चंस को लेकर के एक सब्जेक्ट के लिए बैठिए। 1 घंटे का समय तय कीजिए, वैसे चाहो बेस्ट होगा कि 3 घंटे का समय तय करो, 3 घंटे का समय तय करो, तीनों के क्वेश्चंस निकालो और बैठ के करो, सारे सवाल मिक्स करो। ऐसा नहीं है कि मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 30 सवाल कर रहा हूँ, नहीं, वो करने का समय गया। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 2 सवाल ले लिए, इसके 2 ले लिए, इसके 2 ले लिए। सर मैं पेपर कैसे बनाऊंगा, पेपर बनाने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट अपना पेपर खुद बनाओ। सीबी में जो आपने सवाल सॉल्व नहीं किए उनका पेज नंबर लिखो और आगे लिख लो कौन सा क्वेश्चन करना है। ऐसे एक पेपर सेट करो खुद के लिए 30 क्वेश्चंस का, वो पेपर सामने रखो, पेज नंबर 2 के ऊपर मुझे ये सवाल करना है, पेज नंबर 2 खोला, सवाल करना शुरू कर दिया, अगले पेज पे ये करना, अगला पेज खोला, सवाल करना शुरू कर दिया। ऐसे खुद का पेपर खुद बनाया, सॉल्व किया, लास्ट में आंसर चेक किया। ये हो गया 3 घंटे का रिवीजन। रिवीजन ऐसे करना है। एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन रैंडम उठाना। जब रैंडम क्वेश्चन उठाओगे रैंडम इश्यूज आएंगे। 3 घंटे बाद में 1-2 घंटे लगा करके चेक करना कि जो सवाल गलत हुआ था उसका सोल्यूशन क्या है, या तो खुद से बना लेना या नेट पे सर्च कर लेना, प्लस जो सवाल हमसे नहीं बना उस सवाल के पीछे की थ्योरी हमें याद थी या नहीं थी। अगर याद थी तो इट्स ओके, नहीं थी तो फिर सीबी का वाला पार्ट ओपन करना है, नोट्स का वाला पार्ट ओपन करना है, उसको रिवाइज करना है, दैट्स इट। ऐसे आप 5 घंटे में अपना रिवीजन फिनिश कर सकते हैं। बचे हुए 3-4 घंटे में आप कुछ नया पढ़ सकते हैं या फिर अपनी सीबी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी 2-3 घंटे की आपकी क्लास हो रही है, 10-1 घंटे यहाँ निपट गए। लास्ट के 2-3 घंटे जो आपके बच रहे हैं, 12-15 घंटे आप पढ़ रहे होंगे, लास्ट के 2-3 घंटे जो बच रहे हैं उसमें कुछ नया आप सीख सकते हैं। नया सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है केमिस्ट्री उठाइए, मेरे इस साल के लेक्चर उठा लीजिए, आपके पास रफ्तार में सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, फोर्स का कंटेंट भी शायद आपके पास होगा, सब कंटेंट उसके अंदर है। उसमें से आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बेस्ट चैप्टर बताता हूँ, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उठा लो, उसको निपटा लो। फिजिक्स का एक चैप्टर है, इस साल के
उससे करना है। इस साल मैंने ध्यान में रख के पढ़ाया था कि वो जेई के लिए भी काम आ जाए, तो उसमें से आप सवाल बना के 2-3 घंटे का चैप्टर होगा, पढ़ पढ़ा के निपटा लो उसको, एक सवाल एक चैप्टर हो जाएगा आपका। केमिस्ट्री में आप रेडॉक्स रिएक्शन निपटा लो, है ना। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप इस साल के लेक्चर से निपटा लो। ऐसे तो जो आपने फोर्स में लास्ट ईयर पढ़ा था उसको रिवाइज करके आप सवाल बनाओ, बन जाएंगे सारे सवाल। जो भी मेरी तरफ से दिया जाना था वो मैंने आपको ऑलमोस्ट दे दिया है। अब वही चीज़ मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैंने वो पढ़ाया है जो मैंने आज तक नहीं पढ़ाया। मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को जो पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, ताकि आपको बेनिफिट मिले उस चीज़ का, राइट। और मैं फिर कहूँगा 2-3 घंटे कुछ नया सीखेंगे दिन में, बाकी 10 घंटे जो सीखा है उस पर अच्छे से काम करेंगे। अगर आपने ऐसा 10 दिन कर लिया तो मज़ा आ जाएगा। अपनी फॉर्मूला शीट को बुरी तरह रिवाइज कीजिए, पहला एग्जाम थोड़ी है आपका, सेकंड एग्जाम है। और नीट वाले बच्चे सोच करके चलें कि आपका एग्जाम 10 दिन बाद है। इस सिंसियरिटी के साथ पढ़ो और आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, दैट्स इट। क्वेश्चन रिपीटेड लगते हैं जब सॉल्व करते हैं सीवी के, मतलब दिस विल जो हैपन, नहीं हुए उनको कैसे? दिस विल हैपन, ये होगा, क्योंकि नीट में सवालों की संख्या बहुत कम है, जेई में सवालों की बहुत संख्या ज़्यादा है। जो चैप्टर्स में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जेई के सवाल लगाना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया है। आपका मन करता है तो आप कोई भी पेपर जेई में इनका उठा लीजिए, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं आप, है ना। जो रीसेंट पीबैक्यू रहते हैं जेई और नीट की वो इजी लगते हैं, मतलब 1998 वगैरह के तो बहुत टफ लगते थे, उनको, बट रिसेंट में हाँ, तो प्रॉब्लम नहीं आती। उनको करने से बचना है, उनको करने से बचना है। पुराने क्वेश्चंस नहीं करने हैं, पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुका है, जस्ट डोंट डू दैम। वो ज़बरदस्ती आपको खुश करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। एक बात और कहना चाहूँगा मैं नीट के बच्चों को, खासकर म्यूट कर लो प्रियांशु खुद को, नीट के बच्चों को एक बात बोलना चाहता हूँ मैं कि आपका स्कोर 520, 530, 550 पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि आप लोग रिवीजन कर रहे हो सवालों से, वो बात सही है, टाइम कंस्टेंट में काम नहीं कर रहे हो। आपको 1 मिनट में एक सवाल सॉल्व करना है, आप दिन में 50 सवाल सॉल्व करो 2 घंटे 4 घंटे में, उससे कुछ नहीं होगा। आपको 45 सवाल करने हैं 45 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट। इस टारगेट के साथ सवाल करो, आपको आपके पीवाईक्यू भी टफ लगेंगे। आप क्या कर रहे हो, 2-2.5 मिनट में एक सवाल कर रहे हो नीट का भी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आप ज़्यादा समय दे रहे हो सवाल में, तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, कितना आसान सवाल है। समझिए इस बात को कि आपको वहाँ पे 1 मिनट में एक सवाल करना है। समय का ही तो सारा खेल है। मैं आपको सवाल लिख करके घूमने चला जाऊँ, पानी वानी पीने आराम से, 10 मिनट मिल जाए आपको, 10 मिनट में आप उस सवाल को 50% ज़्यादा सॉल्व कर देते हो। और अगर मैं 1 मिनट दूँ आपको सवाल सॉल्व करने के लिए, तो आप पेन भी नहीं चला पाते हो कई बार। तो सारा खेल समय का है। ये कंपटीशन एग्जाम का मतलब ये है, कंपटीशन किसके साथ है, किसी और के साथ नहीं है, हमारे टाइम के साथ हमारा कंपटीशन है। हमें समय को रेस्ट्रिक्ट करना है खुद के लिए। जेई का सवाल 2 से 2.5 मिनट में सॉल्व करना है, नहीं होता है तो ईगो पे लेना, आगे बढ़ना है, नेक्स्ट सवाल करना है, ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। नीट का सवाल 1 से 1.25 मिनट में करो, और फिर ऐसा करने के बाद खुद को जज करो, फिर आपकी एफिशिएंसी देखो कितनी आ रही है। अगर अच्छी आ रही है तो फिर और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज अपने पीवाईक्यूज के साथ ही कम समय में करने की कोशिश करेंगे। और नीट वाले बच्चों के लिए तो लर्नर बहुत काम की एक्सरसाइज है, क्योंकि नीट वाले बच्चों के सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री में आसान आएंगे। फिर बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है, तुम्हारे साथ होगा थोड़ा चोट की बात ये कि तुमको इस लेवल का पढ़ाया जा चुका है और तुम्हारे सवाल आएंगे इस लेवल के। मैं फिर बता रहा हूँ, तो बायोलॉजी को रटिए बुरी तरह से, और फिजिक्स केमिस्ट्री में मैक्सिमम फॉर्मूले याद कीजिए, आसान सवाल कीजिए, मीडियम सवाल कीजिए, टफ के पीछे मत भागिए। अदरवाइज टफ सवाल करने से अप्रोच भी टफ बन जाती है, दिमाग में दिखने लगता है ये तो है ही टफ, ये तो है ही टफ, ये तो है ही टफ, वो अप्रोच से। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। वही तो, वही दिव्य शक्ति है ना मेरे पास, मैं समझ जाता हूँ तुम क्या कह रहे हो। ये सबके साथ होता है हर बच्चे के साथ यही होता है, कुछ नहीं है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। जो आपके सिम्टम्स हैं वो एक एवरेज बच्चे के सिम्टम्स होते हैं, जो पढ़ाई कर रहा होता है इस समय पे, सबके सिम्टम्स वैसे ही होते हैं। तो मैंने आपको आपका इलाज बता दिया है, अभी 10 दिनों तक और मैं थोड़ा थोड़ा आपको गाइड करता रहूँगा। आज के लिए डोज काफ़ी है, चाहिए दिन का अच्छे से उपयोग कीजिए, और जब मिले तो एकदम बढ़िया प्रैक्टिस के साथ में, जस्ट डू द प्रैक्टिस। सर बस फॉर्मूला याद करें केमिस्ट्री फिजिक्स में, और रिएक्शन जो ऑर्गेनिक में। आप अपनी नोटबुक को रिवाइज कीजिए जितना कर सकते हैं, और सवाल कीजिए, बस और कुछ नहीं करना। मैंने सारी ऑर्गेनिक कर ली, समाहर्ता वगैरह चैप्टर्स की, तो मतलब बस नोट्स और फॉर्मूला फिजिक्स के, और जो रीसेंट पीवाईक्यूज नीट के और ये- जेई के रीसेंट। हाँ, और रिसेंट पीवाईक्यू करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन 1 मिनट इफ इट इज़ फ्रॉम नीट, एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन 2 to 2.5 मिनट इफ इट इज़ फ्रॉम जेई, दैट्स इट। जो रीसेंट पीवाईक्यू बहुत कम समय में बन जाते हैं नीट के, मान लो अगर इस साल के 24 के तो और
20 से पिछले वो नहीं हाँ था। 21, 22, 23, 24 से पीछे मत जाना, 20 के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत समय बच रहा है तो जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, अभी तो नहीं। ठीक है, जब जेई के एग्ज़ाम चल रहे होंगे बालक बालिकाओं के इनके, तब आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज़ रखेंगे नीट वालों के लिए। उस नीट वाली टेस्ट सीरीज़ में आप लोग पार्टिसिपेट करना, उसमें आपके मार्क्स देखेंगे कैसे आ रहे हैं, फिर आपको आगे 15 दिन के लिए अलग से गाइड करेंगे। ठीक है, फिर इन लोगों को एडवांस के लिए गाइड करेंगे। ओके, चलो बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ो। और अच्छी बात है, देखो कंपटीशन वैसे ही कम हो गया, तुम लोगों में ही कंपटीशन कम हो गया आपस में, है ना। लोग हार मान के बैठ गए, अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो लेट्स सी। तो ऐसे कंपटीशन दुनिया में कम होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, चिंता मत करो। जेई का सफ़र पूरा करना ही अपने आप में मुश्किल चुनौती है, एग्ज़ाम तो ईजी ही होता है। और ये सफ़र पूरा करने का आनंद ज़्यादा अच्छा आएगा, एग्ज़ाम में क्रैक होना नहीं होना बात की बात है। तुम हमेशा इस दिन को याद करोगे कि यार सर के साथ पढ़ने में मज़ा आया था। और आज जीवन में किसी को ये एडवाइस दोगे 10 साल बाद तुम, कि पढ़ाई पे ध्यान दे, रिजल्ट छोड़ दे। पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, रिजल्ट में उतना मज़ा नहीं आता, पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर।